Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. क्लास 12th के एग्ज़ाम्स नेक्स्ट वीक से ड्यू हैं। उससे पहले हम लोग एक बार अकाउंट्स की रिवीजन करते हैं। जो भी अकाउंट्स का सिलेबस है हम कोशिश करेंगे एक एक क्लास में एक एक चैप्टर रिवाइज कर लें, और हर क्लास में जो चैप्टर रिवाइज करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स होंगे वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है, इसमें बल्कि टाइम हमें थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लग सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि पार्टनरशिप के सारे बेसिक्स पहले चैप्टर में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहली टर्म आती है पार्टनरशिप होती क्या है। देखिए, पार्टनरशिप कैसे बनेगी? जब एटलीस्ट दो लोग साथ में आएंगे बिजनेस करने के लिए, है ना। ये तो आप मानते हो कि कम से कम जब दो लोग साथ में आएंगे तभी पार्टनरशिप हो सकती है। अगर कोई एक पर्सन काम करेगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो सोल प्रोप्राइटर होगा। तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन, अच्छा मैं ये अपने नोट्स में से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप बस इनको रीड कर लेना। हम इसमें सारे कंसेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप इनमें इसको डाउनलोड करके रीड करके चले जाना, इसमें सब कंसेप्ट्स कवर्ड है। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म carried on by all or any of them acting for all। अब इस डेफिनेशन का मीनिंग समझिए आप लोग। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन कौन सा रिलेशन? बिजनेस रिलेशन। बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा। कितने ज़्यादा हो सकते हैं? मैक्सिमम पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फर्म में कितने हो सकते हैं? देखिए, ये MCQ का क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। मैक्सिमम पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप कैन बी 50, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि 50 ही हो सकते हैं? ये लिखा हुआ है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गलत होने के चांस है MCQ में। आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करके दे वो कि एक पार्टनरशिप में 50 पार्टनर होने चाहिए, ये किस एक्ट में लिखा है, किस एक्ट या रूल्स में लिखा है, तो ज़्यादातर लोग इसमें टिक करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बट ये गलत है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा। ये चीज़ कहाँ पर मेंशन्ड है? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में मेंशन्ड है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो हम थे टू डेफिनेशन पे चलते हैं। टू और मोर पर्सन्स, तो मोर मैंने बता दिया, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। यहाँ पर वर्ड आ रहा है प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स वर्ड आया है, लॉस वर्ड नहीं आया, सिर्फ प्रॉफिट वर्ड आया है, लॉस वर्ड नहीं आया। इसका मतलब क्या है? एक पार्टनरशिप में सब पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर करेंगे ये तो ज़रूरी है, लेकिन सारे पार्टनर्स लॉस भी शेयर करें ये ज़रूरी नहीं है। ये आप ध्यान देना, MCQ का क्वेश्चन इसमें भी बन सकता है कि सारे पार्टनर्स लॉस भी शेयर करेंगे, ट्रू और फॉल्स। तो ये गलत है, लॉस ज़रूरी नहीं है सारे पार्टनर्स शेयर करें। कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो जैसे रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर होते हैं, जो सिर्फ अपना नाम देते हैं। हम तो उनको अपनी पार्टनरशिप में लाई किस लिए रहे हैं? क्योंकि उनका नाम से हमारी फर्म की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी फर्म के पार्टनर बन जाओ। तो वो पार्टनर एक तो हमारे कहने पे बन रहे हैं, और वो ऊपर से लॉस भी बियर करेंगे क्या? नहीं बियर करेंगे। तो प्रॉफिट्स में तो सबका शेयर ज़रूरी है, लेकिन लॉस में सबका शेयर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉस भी वो शेयर कर रहे हो। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या है? हो सकता है सब उसको बिजनेस को चला रहे हों, या एनी ऑफ देम, हो सकता है कुछ चला रहे हों और कुछ नहीं चला रहे हों। मतलब क्या है? आप लोगों ने BS में पढ़ा होगा स्लीपिंग पार्टनर्स,
स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं? जिन्होंने बिजनेस में पैसा तो लगाया है लेकिन वो उस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, उसकी मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग वगैरह में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। कहाँ से सेल करनी है, परचेज करनी है, ये सारे डिसीजंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो सब एक्टिव पार्टनर्स लेते हैं, वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं लेते। बट उन्होंने पैसा लगाया हुआ है तो प्रॉफिट में शेयर तो वो मांगेंगे। समझ में आया आप लोगों को ये? पार्टनरशिप के बाद नेक्स्ट टर्म आती है पार्टनरशिप डीड। देखिए, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप के बारे में सब कुछ लिखा जाता है कि दो या दो से, जैसे अगर 3 जनों ने मिलकर एक फर्म खोली तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो एक डीड में लिख लेते हैं। ये क्यों लिखना ज़रूरी है? देखो, ज़रूरी मतलब ये क्यों लिखना बेटर है, क्योंकि आगे चलकर अगर कोई डिस्प्यूट आएगा तो हमारी डीड ही एक तरीके की बाइबल बनेगी। डीड से ही सब कुछ डिस्प्यूट रिजॉल्व होंगे। अगर हमने डीड ही नहीं बना रखी, अब जैसे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पार्टनरशिप खोली, उन्होंने कहा लिखने की क्या ज़रूरत है, हम तो जिगरी यार हैं, हम तो पार्टनरशिप में ऐसे ही चले जाएंगे, ओरल पार्टनरशिप भी होती ही है, वो चले गए। बाद में जब बिजनेस ग्रो करने लगता है तब लोगों को लगता है नहीं ये तो मेरी वजह से प्रॉफिट्स हो रहे हैं, दूसरा सोचता है ये तो मेरी वजह से ग्रो कर रही है फर्म, तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स अराइज होने शुरू होते हैं। इसलिए बेटर होता है कि सारी चीज़ें स्पष्ट कर ली जाएं डीड में लिखकर। तो डीड एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर को क्या क्या मिलेगा वो सब लिखा जाता है। देखो, पार्टनर को जनरली तो क्या मिलना चाहिए, पार्टनर को फर्म में प्रॉफिट शेयर ही मिलना चाहिए, लेकिन कई सारी और चीज़ें भी हैं जो पार्टनर्स लेते हैं। जैसे अगर कोई पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है फर्म में, ठीक है, वो कहता है कि मैं तो सुबह आता हूँ, शाम को जाता हूँ, बाकी पार्टनर्स तो कुछ नहीं करते। ठीक है, बाकी पार्टनर्स ने पैसा लगाया लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए, मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे एम्प्लॉय हूँ इन लोगों का। तो इसीलिए उस जस्ट टू मोटिवेट हिम हम उसको को क्या दे देते हैं, सैलरी। ठीक है, ऐसी मतलब ये डीड में पार्टनर्स को जस्ट कन्विंस करने के लिए ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अब जिससे कि पार्टनर्स ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेकर आए फर्म में तो उनको क्या दिया जाता है, कमीशन। पार्टनर्स के लिए रखी जाती है कमीशन कि आप कमीशन मिलेगी आप अगर बिजनेस दोगे फर्म को, तो ये हो गया कमीशन टू पार्टनर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा फर्म को। जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट ही नहीं है तो लोग पैसा लगाने में हिचकिचाएंगे, वो कहेंगे हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट तो वैसे भी आ ही जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा अच्छा खासा, 7-8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सोचो, तो आदमी सोचेगा बैंक में पैसे रखने की बजाय उसके जो पर्सनल पैसे होंगे वो बैंक में रखने की बजाय क्या करेगा, वो बिजनेस में लगा देगा। कहेगा घर में रखें, बैंक में रखें, उससे बढ़िया बिजनेस में रखे रहें, कम से कम 7-8% इंटरेस्ट तो कमाएंगे। ठीक है, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं पार्टनर्स को। लेकिन देने के अलावा कुछ लेना भी चाहिए पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर वो पार्टनर पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पैसे विड्रॉ करता है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये उनको एक तरीके से कह सकते हैं डीमोटिवेट करने के लिए है कि आप जितना ज़्यादा निकालोगे आपके ऊपर उतना इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए बेटर है कम से कम पैसा विड्रॉ करो बिजनेस में से। बिजनेस में पैसा रहेगा तो बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। ठीक है, हम डिसीजंस ले पाएंगे, चीज़ों में इन्वेस्ट कर पाएंगे, असेट्स में, और फिर बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे अगर पैसा होगा तो। समझ में आया आप लोगों को? तो पार्टनर्स को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कितनी मिलती हैं वो उनकी डीड में लिखा होगा। वो चाहें तो किसी पार्टनर को 70,000 की सैलरी दे सकते हैं, 80,000 की दे सकते हैं, 8,000 रुपये पर मंथ की दे सकते हैं। कमीशन का रेट कुछ भी रख सकते हैं, 2%, 3%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनकी मर्जी, उनकी फर्म, उनका पैसा, वो जो मर्जी ये सब इन चीज़ों का रेट रख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आएगी जब डीड है ही नहीं, या फिर डीड है बट डीड साइलेंट है किसी रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, अभी झगड़ा हो गया पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके
एक कहता है 7% मिलना चाहिए, दूसरा कहता है 5.5% मिलना चाहिए। डीड थी नहीं, या फिर डीड तो थी लेकिन वो डीड पढ़ी और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो होगा क्या, आपस में लड़ेंगे, मैटर कोर्ट में जाएगा। इसीलिए क्या किया गया कि ये सब चीज़ें कोर्ट कचहरी में ना जाए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजंस लिख दिए गए। उसमें क्या लिख दिया गया कि अगर आपकी डीड में कुछ लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिखा तो क्या क्या एप्लीकेबल हो जाएगा वो लिखा है, वो पढ़ते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे हम पार्टनर्स से। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं देनी थी तो डीड बनानी चाहिए थी और डीड में लिखना चाहिए था। देखो ये डाउट मत करना आप कि किसी के यहाँ अगर डीड नहीं है तो क्या उस पार्टनर को सैलरी नहीं मिल सकती, वो देते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन जाकर चेक करके आ रहा है, और कहीं मनाही नहीं है इस चीज़ की। लेकिन अगर डिस्प्यूट अराइज होगा तो डिस्प्यूट के केस में यही डिसीजन निकलेगा कि अब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जब आपकी डीड साइलेंट है तो एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा आपको, और एक्ट ये कहता है। वरना अगर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो जो मर्जी करते रहो, कौन पूछ रहा है। सैलरी कमीशन टू पार्टनर कुछ भी नहीं होगी। लेकिन अगली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मतलब क्या है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, अब हमें उसको क्या पे करना है, इंटरेस्ट। अगर डीड में नहीं भी लिखा या डीड नहीं भी है तो भी हमें उस पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 6% पर एनम। क्यों देना पड़ेगा? देखो, एक तो पार्टनर ने हमें बुरे समय में हेल्प करी, बुरा समय मतलब जब पैसे की ज़रूरत थी। एक तरीका तो क्या था कि हम ये पैसा बैंक से लोन पे लेते, बैंक चार्ज करता इंटरेस्ट, उसकी जगह पार्टनर ने कहा कि मेरे पास पैसे रखे मैं दे देता हूँ, तो पार्टनर फर्म को क्या पे कर रहा है, मतलब लोन दे रहा है, तो फर्म को क्या देना चाहिए, उसको इंटरेस्ट देना ही चाहिए। कितना, 6% पर है। समझ में आया आप लोगों को ये? इसलिए लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम हम देंगे अगर डीड साइलेंट है तो। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर कि एक पार्टनरशिप के क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े थे, उसमें क्या था, क्या क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर में। आप लोगों ने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट पढ़ा था। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक बैलेंस शीट बनती है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा P&L के बाद एक और अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है फिर, और लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक एक कर कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेनली जो फ़र्क हमें बताया जाता है वो ये होता है कि पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन में आएंगी और आउटसाइडर से रिलेटेड चीज़ें P&L में आएंगी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें मेनली फ़र्क क्या है? देखो, ऑल तो ये बात ठीक है कि पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं और जो और किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है, एक्सेप्ट ओनर्स मतलब एक्सेप्ट पार्टनर्स, वो सारी चीज़ें किस में आती है, P&L में। लेकिन इसका बेसिक डिफरेंस ये नहीं है। बेसिक डिफरेंस क्या है? जो चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, जो चीज़ें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो तो आती है P&L में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है ये हमें देनी ही देनी है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? रेंट,
सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हम लोगों ने 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाया था, वहाँ पर ये थोड़ी ना देखा था कि रेंट, सैलरी, कमीशन या जो भी बाकी चीज़ लोगों को देनी है चीज़ें, कि फर्म में प्रॉफिट है भी या नहीं है, या कहीं फर्म इससे लॉस में तो नहीं आ जाएगी, आती रहे लॉस में, बट ये सारी चीज़ें तो हमें पे करनी ही पड़ेगी, या अगर नहीं भी पे करी, आउटस्टैंडिंग भी है, तो भी अकाउंट फॉर तो करनी ही पड़ेगी। अकाउंट फॉर मतलब आपने एक्सेप्ट तो कर ही लिया कि हम इसको पे करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जो हमें देनी ही देनी है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं यूज़ ऑफ प्रॉफिट। यूज़ ऑफ प्रॉफिट ये हमें सिर्फ तब देनी है जब फर्म में क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। अब देखो, अगर फर्म लॉस में जा रही है तो पार्टनर को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे सैलरी दो, किसी पार्टनर को ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे कमीशन दो। प्रॉफिट में शेयर तो वो मांग ही नहीं सकता, क्योंकि लॉस में शेयर तो होगा, लॉस में तो उसको बियर करना ही पड़ेगा। लेकिन वो जो बाकी चीज़ें थी ना, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जिसको हम कहते हैं, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ये सब चीज़ें पार्टनर को नहीं मिलेंगी अगर फर्म में क्या होगा, लॉस होगा। इसी वजह से क्या किया गया, उन सारी चीज़ों को, पार्टनर से रिलेटेड वाली चीज़ों को हम कहाँ रखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में। तो P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ कि ये वो अकाउंट है जिसमें सिर्फ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें तब देनी है जब फर्म में क्या होगा, प्रॉफिट। अगर फर्म में प्रॉफिट नहीं है तो ये भी हम उनको नहीं देंगे। P&L अकाउंट में चीज़ें आती हैं जो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर्स। बहुत ध्यान से समझना, इसका MCQ बन सकता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर, ये दोनों पार्टनर से रिलेटेड होते हुए भी P&L का पार्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ, ये हमें देने ही देने हैं, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। चाहे फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमें नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि देखो पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, हमें उसको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अगर वो लोन नहीं देता, हम बैंक से लेते, तो बैंक को ये थोड़ी ना बोलते कि हमारे प्रॉफिट कम है या लॉस हो रहा है, मत लो। बैंक तो चार्ज करता है, इंटरेस्ट बढ़ता रहता आपका इंटरेस्ट। इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन P&L की आइटम है। नेक्स्ट, रेंट टू पार्टनर्स। रेंट टू पार्टनर भी किसकी आइटम है, P&L की। अगर हम पार्टनर के प्रीमाइसेस में अपना बिजनेस चला रहे हैं तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा, और अगर फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो वो तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी बाहर वाले के यहाँ किराए पर बिल्डिंग लेकर अपना ऑफिस चलाते, उसको भी तो रेंट पे करते ही। इसी वजह से ये दोनों चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड होते हुए भी किस में आएंगी, P&L में। समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट कंसेप्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल का। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल के दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम तो है जिसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग, एज द नेम सजेस्ट, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है बैलेंस। इसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका लॉजिक भी मैं बता देता हूँ। देखो, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छा आपको ये पता होगा, जैसे सैलरी पार्टनर को देनी है, हमें कमीशन देनी है, तो फर्म कभी भी ना कैश में नहीं देती।
फर्म क्या करती है, उसकी कैपिटल में बढ़ा देती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैश में देंगे तो फर्म से तो कैश खत्म ही होता रहेगा। कैश या चेक, मतलब ये सारी चीज़ें हम उनको एक्चुअल पेमेंट नहीं करते, सैलरी की, कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की या प्रॉफिट में शेयर की। हम क्या बोलते हैं उनको, आपको चाहिए तो आप ड्राइंग्स कर ही लेते हो। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हम बस आपकी कैपिटल बढ़ा लेते हैं। उसका एक और फ़ायदा है, देखो बिजनेस को क्या फ़ायदा मिल रहा है, पैसा बाहर नहीं जा रहा। पार्टनर को क्या फ़ायदा मिल रहा है, वो उसकी कैपिटल में ही ऐड हो रही है, तो उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो ज़्यादा मिलेगा क्योंकि कैपिटल बढ़ गई। जब कैपिटल बढ़ गई तो इंटरेस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होता है, एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब उसी अकाउंट में क्रेडिट होती है या डेबिट होती है। डेबिट कौन सी होंगी, डेबिट होंगी एक तो ड्राइंग्स और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक तो उसने जो ड्रॉ करा पैसा उसकी कैपिटल से काटेंगे क्योंकि उसने अपना ही पैसा तो ड्रॉ करा, और जो ड्रॉ करा उस पर फर्म उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। अब इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो भी यही कहेगा पार्टनर, वो ये थोड़ी ना कहेगा कि मैं इंटरेस्ट घर से क्यों लाऊं। जब फर्म मेरे को सारी चीज़ें कैपिटल में ही ऐड कर देती है तो मैं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घर से ना लाकर मैं कहूँगा कि मेरी कैपिटल में से ही काट लो पैसा। तो ये दोनों चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होती है। एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसी दो आइटम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती हैं, तो ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाकी सारी चीज़ें क्रेडिट होती है क्योंकि उनको मिल रही है ना ये सब, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट में शेयर, ये सब चीज़ें। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। जो पार्टनर से हमें जो फर्म से पार्टनर को मिल रहा है, जो फर्म से पार्टनर को मिल रही है चीज़ें, वो तो अलग कर दो, और जो पार्टनर खुद के पैसे लगाता है उसको अलग कर दो। जो पार्टनर ने खुद के पैसे लगाए वो तो आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, और जो फर्म से उसको मिला वो सब आएगा करंट में। ये इसका लॉजिक है। अब अगर आपको याद करना है तो याद करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल में आता है एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और एक कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन, ये तो आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। अब इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे सैलरी देना, कमीशन देना पार्टनर को, प्रॉफिट में शेयर, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, पार्टनर्स करंट में। समझ में आया आप लोगों को? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स में फ़र्क है। देखो ड्राइंग्स मैंने किसके साथ लिख दिया, पार्टनर्स करंट में। कैपिटल विड्रॉ करना और ड्राइंग्स करने में फ़र्क है। ड्राइंग्स आर डन फॉर पर्सनल पर्पस, जो ड्राइंग्स की जाती हैं वो पर्सनल पर्पस के लिए होती है। लेकिन जो कैपिटल विड्रॉ होती है, कैपिटल विड्रॉ क्यों की जाती है, आप लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर वगैरह पढ़े होंगे, ऑल्दो इस बार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कोर्स में नहीं है हमारे, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में, दे वांट टू एडमिट सी एज अ पार्टनर, और अब वो ये चाहते हैं कि जैसे अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, तो अब ये चाहते हैं कि हम एक काम करते हैं, हमारी जो कैपिटल्स हैं उसको इंटैक्ट कर देते हैं अपनी रेशियो में। मतलब ठीक लगेगा देखने में कि 3:2:1, तो कैपिटल भी हम इसी रेशियो में रखते हैं। अब जब वो कैपिटल को इस रेशियो में करेंगे, ऐसा हो जैसे फॉर एग्जांपल ए की निकल के आई 3 लाख, बी की निकल के आई 2 लाख, सी की आई 1 लाख, तो सी तो नया पार्टनर है, वो तो ले ही आएगा। ए अब की कैपिटल है 3 लाख होनी चाहिए, लेकिन अगर ए की कैपिटल फर्म में है सिर्फ 270, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। एडिशनल कैपिटल लाना कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा। बी के केस में, अगर बी के केस में ऐसा है कि उसकी ऑलरेडी कैपिटल 2,10,000 है, बी की कैपिटल ऑलरेडी 2,10,000 है और उसको 2 लाख करनी है,
तो वो 10,000 रुपये फर्म से लेकर जाएगा, उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल विड्रॉन। और कैपिटल विड्रॉन कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ड्राइंग्स और पार्टनर्स, ये कैपिटल विड्रॉन में फ़र्क है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब मेथड कौन सा फॉलो होता है, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें मानना है कि दे आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसका मतलब हमें एक ही अकाउंट बनाकर चलना है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ये नहीं मानेंगे कि वो लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। आप लोगों को जर्नल का कंसेप्ट तो याद ही होगा, ये तो हमेशा जब तक आपके साथ अकाउंट्स चलेगी तो आपको याद रखना है। असेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ते हैं फर्म में तो डेबिट, अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, अगर डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। असेट्स और एक्सपेंसेस अगर फर्म में बढ़ रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, अगर फर्म में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। फर्म में इंक्रीज हो रहे हैं तो ये होंगे क्रेडिट, और अगर फर्म में डिक्रीज हो रहे हैं तो ये होंगे डेबिट। अब इसके पीछे का लॉजिक वगैरह आपको डिस्कस करना है तो वो तो डिटेल में जाने वाली बात हो गई, वो हम इस क्लास में तो नहीं कर पाएंगे। असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। अब इसकी जर्नल एंट्रीज देखिए, जो जर्नल एंट्रीज कौन सी डिस्कस कर रहे हैं हम, जो पार्टनर को अब ईयर एंड पे हमें देनी है चीज़ें, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला आपको यहाँ पर गिवन है नोट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट। तो फर्म ने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करा। 2, क्या हम कैश में पे कर रहे हैं पार्टनर्स को? नहीं, उनकी कैपिटल में बढ़ा रहे हैं। बट कैपिटल में बढ़ाना है या करंट में बढ़ाना है वो तो डिपेंड करता है कि मेथड कौन सा फॉलो हो रहा है। अगर फ्लक्चुएटिंग फॉलो हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो फिक्स्ड में तो कैपिटल में सिर्फ 2 ही चीज़ें जाती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन। रेस्ट सारी चीज़ें कहाँ जाती है? पार्टनर्स करंट में। तो फिर ये हो सकता है करंट में जाए। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये तो पहली एंट्री हो गई। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म चार्ज कहाँ पर करेगी? फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त जो फाइनलाइजेशन करते हैं, आपको पता ही है ना, जैसे 11th में क्या था, सोल प्रोप्राइटर, मतलब वो जब क्लोज करता है अपनी बुक्स को, देखो अकाउंट्स एक्चुअली क्या है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। आप कोई सी भी चीज़ बोलोगे अकाउंट से रिलेटेड तो वो इनमें से 5 में कहीं ना कहीं फॉल करेगी। प्लांट असेट में, क्रेडिटर लायबिलिटी में, कैपिटल तो है ही, कोई भी इनकम हो रही है वो रेवेन्यू में, कोई भी खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंस में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फॉल करती हैं इन 5 में से। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अब हमें क्या करना होता है, ये 3 चीज़ें तो हमारे साथ चलती हैं जो जाती हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस की शीट होती है ना वो, अ शीट ऑफ बैलेंसेस ऑफ असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल इज कॉल्ड बैलेंस शीट, तभी तो उसका नाम रखा गया बैलेंस शीट। ये बैलेंसेस बच रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ट्रेडिंग में चले जाते हैं। ट्रेडिंग में डायरेक्ट वाले जाते हैं और जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं वो P&L में चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम अब बात क्या कर रहे थे कि ये लास्ट में जाकर हमें सब कुछ या तो बैलेंस शीट में लिखना है या इसमें लिखना है, हमें अपने रिजल्ट्स पब्लिश करने हैं ना। तो अगर रिजल्ट्स निकालने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनमें कहीं ना कहीं उसको लेकर जाना पड़ेगा।
अब फर्म के लिए ये खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो कहाँ लेकर जाएंगे, P&L की जगह यहाँ पर क्या बनता है पार्टनरशिप में, P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें P&L में ना जाकर कहाँ जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इसी वजह से नेक्स्ट एंट्री क्लोजिंग एंट्री, इसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ में आया आप लोगों को? ये सारी चीजें फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला जाएगा। ऐसे आगे के खर्चे हैं, जैसे सैलरी कमीशन टू पार्टनर, सैलरी एक खर्चा है, सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट। देखिए वही चीज सेम तरीका चलेगा, खर्चा एक्सपेंस को डेबिट करो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, उसके बाद उसको ले जाओ P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या होगा, यहाँ तो उल्टा है, यहाँ पार्टनर फर्म को दे रहा है पैसे, तो फर्म के लिए तो इनकम हो गई, इनकम मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू अगर भरते हैं तो क्या होंगे, क्रेडिट, बट वो भी कैश नहीं देगा, वो कहेगा मेरी कैपिटल से काट लो, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो फर्म कहाँ ले जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे, तो इसलिए क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? ट्रांसफर टू रिजर्व्स, इसकी एक ही एंट्री होती है, इसमें दो नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी अगर मैंने कैपिटल में डाल दिया पार्टनर्स में, तो फिर रिजर्व का मतलब ही क्या हुआ, रिजर्व का मतलब क्या होता है, अमाउंट केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर, हमने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे को अलग करके रख दिया, एक सेट असाइड करके रख दिया ग्रोथ पर्पस के लिए। अभी हमने किसी भी पार्टनर में इस पैसे को नहीं बांटा, किसी भी ओनर में इस पैसे को नहीं बांटा, रिजर्व करके रख दिया पैसा, तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जब हम सेट असाइड करके रख देते हैं वो कहलाता है रिजर्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिमेनिंग प्रॉफिट बच के आएगा लास्ट में, जब सब कुछ दे दिया आपने, एक नेट प्रॉफिट निकल के आया था शुरू में P&L से, फिर उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, कमीशन दी, ये सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो उनकी PSR में, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इसलिए लिख रखा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये तो देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसका मतलब ये P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है, ये P&L की आइटम है। पहली एंट्री फर्म के लिए खर्चा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर के लोन में ट्रांसफर, पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया मैंने इसको, कहाँ ट्रांसफर किया, पार्टनर के लोन अकाउंट में। देखो समझना बात को, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया 1 लाख का, उस पर 5,000 रुपये का इंटरेस्ट बन गया, तो वो 5,000 रुपये इंटरेस्ट या तो फर्म उसको पे करेगी कैश में, अगर पे नहीं करा तो लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। आपने जैसे अगर ये बैंक से भी यही रूल है कि आप या तो पे कर लो, पे नहीं करोगे तो वो लोन में ही ऐड ऑन होता रहेगा पैसा, ड्यू आपका अमाउंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में जैसे लिखा हो, अगर ये लिखा है कि फर्म ने दिया तो टू कैश या बैंक, ये लिखा है क्वेश्चन साइलेंट है तो पार्टनर्स लोन में डाल देना, बट अगर ये लिखा है हमने उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिया पैसा, तो हम टू कैपिटल या करंट भी लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगली एंट्री जो इसकी है वो इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इसको कहाँ ट्रांसफर किया है, P&L में, P&L एप्रोप्रिएशन में ना जाकर ये कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट में, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। ठीक है,
अब इसके बाद जब अगर आपको जर्नल एंट्रीज आ गई बनानी, तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अच्छे से बना ही सकते हो। मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखा रखा है। ऑल्दो मुझे पता है अब MCQ बेस्ड है, तो MCQ में आपको ये अकाउंट बनाने को तो कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन जब आपको बनाना ही नहीं आता होगा तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसको ध्यान से देख लो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो यहाँ पर मैंने बना रखा है। आप कहते हो तो मैं एक बार यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाने को तो पेपर में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर ना बाय नेट प्रॉफिट लिखा, लेकिन ये इनर कॉलम में लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या फिर रेंट टू पार्टनर्स अगर क्वेश्चन ने दे रखा हो तो हम यहाँ से माइनस करेंगे, बजाय कि यहाँ लिखें। यहाँ नहीं लिख सकते आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि ये P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है, ये P&L की है। बट अब P&L कहाँ बनाने बैठेंगे? आपको अगर क्वेश्चन ने कहा कि ये नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, जिसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है 10,000 रुपये वो माइनस नहीं हुआ, इसका मतलब नेट प्रॉफिट ही गलत है। ये तो नेट प्रॉफिट निकालते वक्त ही माइनस कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये तो P&L की आइटम है, बट इन्होंने नहीं करा। कोई बात नहीं, हम यहीं से माइनस कर लेते हैं, शॉर्टकट। P&L बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम यहीं से माइनस कर लेते हैं। P&L की सारी चीज़ें आपके पास है भी नहीं बनाने के लिए। P&L तो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होता है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय इनडायरेक्ट इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट टू पार्टनर ऐसी चीज़ें जो हैं तो पार्टनर से रिलेटेड, बट P&L एप्रोप्रिएशन में ना आकर पहले ही नेट प्रॉफिट में से माइनस कर ली जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखो यहाँ पर आ रहा है ये क्रेडिट साइड पर। क्यों? फर्म के लिए इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होते हैं, तो इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट हुआ। अब सारे खर्चे यहाँ लिख दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, टू लास्ट में जो बचेगा पैसा वो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर फिक्स्ड होगा तो करंट में चला जाएगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है, ये पूरा का पूरा जो पार्टनर्स को मिल रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट में भी जाता है। तो वो पीछे आपको अगले पेज पर बनाकर, 4th पेज पर बनाकर दिखा रखा है पूरा कि पार्टनर्स कैपिटल या करंट में कैसे जाता है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो एक ही बना हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो 2 बने हुए हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ 2 चीज़ें कही, बाय कैश मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और टू कैश मतलब कैपिटल विड्रॉन। आया समझ में ये सब आपको? ठीक है, नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिटेल में पढ़ने का कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अगर डीड साइलेंट हो तो वो तो आपको मैंने बता ही दिया कि फिर तो देना ही नहीं है। अगर हमारी डीड ही साइलेंट है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं। तो जो आपको यहाँ पर केस 1 लिखा है वो तो यही लिखा है, व्हेन देयर इज नो डीड या डीड इज साइलेंट तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। लेकिन अगर केस 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में पहले बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट बोर्ड के पेपर्स में कई सालों में, लेकिन अब तो MCQ बेस्ड है तो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइडेड है। फॉर एग्जांपल डिसाइड कर दिया 5% पर एनम देना है, तो फिर तो देंगे हम। लेकिन अब प्रॉफिट क्या है, 3 सिचुएशन बन सकती हैं अलग अलग। पहली सिचुएशन क्या है, आपके पास जो प्रॉफिट्स हैं वो सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, बहुत है प्रॉफिट हमारे पास, सफिशिएंट है। दूसरी सिचुएशन बन सकती है इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तीसरी सिचुएशन बन सकती है लॉस है।
यही हो सकता है ना, या तो पैसा है या नहीं है, और है तो इंटरेस्ट देने जितना है या इंटरेस्ट नहीं निकल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट तो है लेकिन 10,000 है और इंटरेस्ट जब निकाल कर देखा तो 12 तो वही बैठ रहा है, तो दें कैसे? ठीक है, तो वो हो गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तीनों केस समझते हैं। ये सबसे सिंपल है, लॉस। अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत? आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें सिर्फ तब देनी है जब फर्म में क्या हो, प्रॉफिट। अगर फर्म में प्रॉफिट ही नहीं है तो पार्टनर को कोई ऐसी ज़बरदस्ती थोड़ी ना देने की, वो तो मालिक है, उसको तो बियर करनी ही चाहिए ये सब चीज़ें, उसको तो एक्सेप्ट करने चाहिए लॉसेस, फेलियर्स। तो वो लॉस नहीं एक्सेप्ट, तो उसको लॉस नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी, लॉस के केस में उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे हम। सफिशिएंट प्रॉफिट है, खूब है प्रॉफिट, आराम से दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो जाता है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट में एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल कर देखा ए और बी का, तो ए का तो बन रहा है 8,000 और बी का बन रहा है 4,000, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 3,000 रुपये। प्रॉफिट तो है, लॉस तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ कितने? 3,000। टोटल मिला के इनको कितना देना है? 12,000। इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो गया। क्या सॉल्यूशन है, कैसे दे? क्या आधा आधा बांट दे, 1500-1500? तो बी तो बहुत खुश होगा क्योंकि वो कहेगा 4,000 के बदले में भी 1500 मिला और उसको 8,000 के बदले में भी 1500 मिला, तो बी के तो मज़े आ गए। ऐसा नहीं होगा। इसके लिए लॉजिकल तरीका क्या होता है? 8,000 और 4,000 इस तरीके से दोनों को नुकसान हो कि कोई ये ना कह सके कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है। नुकसान तो दोनों को दिख रहा होगा, लेकिन इस तरीके से करेंगे कि कोई पार्शियलिटी ना नजर आए। क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें पे करना है उसकी रेशियो निकालेंगे। 8,000 और 4,000 इसकी रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो हो गई 2:1। अवेलेबल प्रॉफिट को, अवेलेबल प्रॉफिट है 3,000, इसको इस रेशियो में बांट दो 2:1 में। इसको मिलेंगे 2,000 और इसको मिलेंगे 1,000 रुपये। इसको मिलेंगे 2,000 और इसको मिलेंगे 1,000 रुपये। समझ में आया? अब 8,000 वाले को 2 मिल रहे हैं, 4 वाले को 1 मिल रहे हैं, तो दोनों का नुकसान बराबर है। परसेंटेज अगर हम देखें तो दोनों को सेम ही नुकसान हुआ है। तो क्या करते हैं इस केस में, मैंने लिख रखा है कि पहले आप रेशियो निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अवेलेबल प्रॉफिट को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ में आ रहा है सबको ये अच्छे से? अच्छा, ये जो चीज़ है ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई भी चीज़ देनी हो, अगर फर्म में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हम ऐसे ही देंगे। हम क्या करेंगे, देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका MCQ आ ही सकता है। आप क्या करना, जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे पार्टनर्स A और B हैं, तो उसका पहले इकट्ठा कर लेना क्या क्या देना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को देनी है, सैलरी सिर्फ इसको देनी है, फॉर एग्जांपल कमीशन सिर्फ इसको देनी है। तो इनके टोटल लगा लो, इनके टोटल निकाल लो, इसकी रेशियो बना लो और अवेलेबल प्रॉफिट जो हो इस रेशियो में बांट दो। जो भी अवेलेबल, ये सब मैं बता रहा हूँ तब जब फर्म में इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा। अगर फर्म में इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तब हमें ये वाला रूल फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं करना। क्या करेंगे भाई, ए से पूछेंगे तुम्हारा बताओ, पूरी लिस्ट बना लो, तुम्हें कितना मिलना चाहिए। ए ने पूरी लिस्ट बना दी, बी ने पूरी लिस्ट बना दी, मुझे इतना मिलना चाहिए। इन दोनों की रेशियो निकाल लो, अवेलेबल प्रॉफिट को इस रेशियो में बांट दो, खत्म। समझ में आया?
अब ऐसे केस में तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ही पक्का नहीं है पार्टनर्स को कि उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा भी या नहीं मिलेगा साल के एंड में। ये तो डिपेंड करता है कि फर्म में प्रॉफिट सफिशिएंट होना चाहिए। ये तो फंस गए पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कई बार क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नॉमेनक्लेचर ही चेंज कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, क्योंकि देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी सैलरी कमीशन वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ये हो जाता है, बात आ जाती है पैसे पर कि मैंने इतना पैसा लगा रखा है फर्म में और मुझे इंटरेस्ट मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप लोगों ने लास्ट में ये कह दिया कि प्रॉफिट इज सफिशिएंट नहीं है। ऐसे केस में कई बार क्या किया जाता है, डीड में लिख दिया जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be treated as a charge against profit, charge against profit। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट ही चेंज कर दिया, उसको क्या बना दिया गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अगर आपके पास अब एमसीक्यू आए और आपको एमसीक्यू में ये कहे कि पहले तो बता दे प्रॉफिट ये इतने इतने कम पड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में कहीं छोटा सा ये लिख दे कि बट पार्टनर्स ने डीड में ये लिख दिया है कि दे विल ट्रीट इट एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप चिंता मत करना, जितना इंटरेस्ट है आप उतना बेझिझक दे देना। समझ में आया आपको? ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया ना जैसे बाहर वालों को पेमेंट हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल वगैरह, उसी तरीके से हो गया, क्योंकि वो भी देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। समझ में आया आपको ये कंसेप्ट? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने जो ड्राइंग्स करी वो एक फिक्स्ड पैटर्न में करी। फिक्स पैटर्न करने का मतलब क्या होता है, जिसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और जो उसके बीच में गैप है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और गैप बिटवीन ड्राइंग्स। देखिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, बट इसी वजह से चलना पड़ रहा है जिससे कि एक ही क्लास में हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर पाए। अदरवाइज मैं बहुत आराम से करवा सकता हूँ चैप्टर, बट इतना टाइम आप लोगों के पास अभी बचा नहीं है। जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और ड्राइंग्स के बीच में जो गैप है वो सेम, जैसे हमेशा पैसे वो सेम विड्रॉ करता हो, और जो ड्राइंग्स के बीच में गैप हो, जैसे हर महीने, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में या हर 4 महीने में, इस तरीके से वो ड्राइंग्स कर रहा है, तो गैप भी सेम हो और अमाउंट भी ड्राइंग्स का सेम हो, उस केस में कौन सा रूल एप्लीकेबल हो जाता है, एन्युटी मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी उसने ड्राइंग्स करी, इंटू R अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। अब आप कहोगे ये तो फॉर्मूला नॉर्मल सही है, इसमें क्या अलग है? टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 जो रेट दे रखा होगा, मल्टीप्लाई बाय पीरियड अपॉन 12, ये तो हम करते ही हैं। इसमें नया क्या है? इसमें नया है कि ये पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा। पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका है, ध्यान से समझना आप लोग, पीरियड कैलकुलेट करने का तरीका है, हम ना एक एवरेज ले लेते हैं। जैसे आप लोगों ने रेशियोज चैप्टर अगर पढ़ लिया किसी ने, तो उसमें एवरेज स्टॉक निकाला जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो एक अप्रॉक्सीमेट आ जाता है। एवरेज निकालते हैं हम किसी चीज़ की, तो अब जैसे अगर आप पूछो कि एक्यूरेटली अगर कोई पता करना चाहे कि एवरेज स्टॉक कितना है किसी भी फर्म में, कंपनी में, तो पता है क्या करना चाहिए उसको? हर दिन का स्टॉक एंड में जितना डे के एंड में बचता है उन सब का टोटल करे और डिवाइड कर दे 365 से, तब आएगा एवरेज स्टॉक। तो लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है, मतलब वैल्यू मिल जाती है हमें। ऐसी पीरियड निकालने के लिए एक अप्रॉक्सीमेट क्या बोला जाता है कि क्या करो, मंथ्स लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। साल में कितने महीने बच गए आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 कर दो, पीरियड निकल कर आएगा, वो पीरियड यहां पर फिट कर दो, तो फॉर्मूला लगा दो टोटल ड्राइंग्स इंटू आर बाई 100 इंटू पीरियड बाई 12। समझ में आया बताइए आप लोगों को ये चीज कैसे निकलता है? मैंने यहां पर एग्जांपल ये टेबल बना रखी है, आपको एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं इस टेबल को। बिगिनिंग, मिडल, एंड। एवरी मंथ, जैसे अब एवरी मंथ है, एक समझाऊंगा तो शायद आपको समझ में आ ही जाएगा। अब हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए कैलेंडर ईयर लेकर चलते हैं, कैलेंडर ईयर लेकर चल रहे, फाइनेंशियल नहीं लेकर चल रहे। कैलेंडर ईयर के हिसाब से जनवरी से लेकर दिसंबर तक का साल होता है। देखिए हर महीने उस बंदे ने ड्राइंग्स करी, बिगिनिंग में करी, तो पहली ड्राइंग कब करी होगी? 1 जनवरी को। फिर कब करी होगी? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसे चलते चलते आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 1 दिसंबर को। हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा है। अब आप फॉर्मूला बताओ पीरियड का क्या था? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 1 जनवरी के बाद कितना साल बचता है? जब आप 1 जनवरी को सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो तो क्या 1 महीना उसी में खत्म हो गया? नहीं, अभी तो साल शुरू ही हुआ है, तो पूरे 12 महीने बाकी है। प्लस 1 दिसंबर को कितने मंथ्स लेफ्ट है? 1 महीना, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 13/2। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, 5,000 रुपये की ड्राइंग्स करी इन द बिगिनिंग, जैसे अगर क्वेश्चन आपके पास ये आता है, ए विड्रू 5,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कैलकुलेट हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कैसे करोगे? फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स, 5,000 रुपये उसने ड्रॉ करे हर महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई करूँ टोटल ड्राइंग्स इंटू आर बाई 100, 5% हो गया, पीरियड बाई 12, पीरियड क्या होगा? 13/2, पीरियड बाय 12, तो 13/2 डिवाइडेड बाय 12, मैं इसको 13/24 भी लिख सकता हूँ 12 इंटू 2 करके, वरना आप 6.5/12, बात वही आप समझ गए होंगे, ये कर दिया। मिडल ऑफ एवरी मंथ करता है वो तो हर महीने के बीच में करता है। पहले महीने के बीच में कब करेगा? 15 जनवरी को, तो एक तो वो करेगा 15 जनवरी को, फिर 15 फरवरी, 15 मार्च, ऐसे चलते चलते लास्ट करेगा 15 दिसंबर को। तो 15 जन के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं साल खत्म होने में? 11.5। 15 दिसंबर को कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 6 आ गया। और मिडल में हमेशा 6 आता है, ये आप याद रखना, चाहे वो एवरी मंथ हो, चाहे एवरी क्वार्टर हो, चाहे एवरी 6 मंथ्स हो, मिडल में हमेशा 6 ही आएगा। समझ में आ गया ना आपको तरीका? एंड ऑफ एवरी मंथ हो, हर महीने के एंड में करे हो, पहले महीने के एंड में जब वो ड्राइंग्स करेगा तो कब करेगा? 31 जनवरी। आखिरी महीने के एंड में करेगा तो 31 दिसंबर। 31 जनवरी के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 11। 31 दिसंबर के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 0। 31 दिसंबर के बाद क्या लेफ्ट होगा? कुछ भी नहीं, डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? ऐसी आपके पास टेबल अवेलेबल है, आप बनाकर देख लेना। नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, जैसे एवरी क्वार्टर, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो मेरे को, यहाँ पर नंबर भी आ जाएगा नोट्स में लिखा हुआ। एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में करता है, एक एक क्वार्टर 3-3 महीने का होता है। तो पहला क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च चलेगा,
और आखिरी क्वार्टर चलेगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, उसमें देख लेना। जैसे बिगिनिंग की बात करें तो 1 जनवरी और आखिरी वाले के लिए 1 अक्टूबर। मिडल की बात करें तो 15 फरवरी और 15 नवंबर। एंड की बात करें तो 31 मार्च और 31 दिसंबर। मैंने बता ही दिया तीनों ही। ऐसे एवरी 6 मंथ्स हो जाएगा। ये सब कब रूल एप्लीकेबल होंगे? ये तभी होंगे जब अमाउंट भी सेम हो और जो गैप हो ड्राइंग्स के बीच में वो भी सेम हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो तब क्या होगा? अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। एक इसमें नीचे लिख रखा है कि अगर ड्राइंग्स पूरे साल ऐसी नहीं हो रही, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये साल है हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, ठीक है। उसने क्या किया, अगस्त से शुरू करा। कोई जबरदस्ती तो नहीं है कि वो जनवरी से ही करेगा। उसने अगस्त से ड्राइंग्स करनी शुरू करी। सबसे पहले करी 1 अगस्त को, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, ऐसे करी ड्राइंग्स। 2-2 हज़ार रुपये निकाले। अब आपसे कह रहा है अब आप ये कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? गैप भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, लगेगा तो एन्युटी मेथड ही। लेकिन पीरियड कैसे निकालोगे? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो 1 अगस्त से देख लो कितने महीने पेंडिंग है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने पेंडिंग है। प्लस 1 दिसंबर से 1, तो 5 + 1 / 2। समझ में आया ना? अगर इसी में एंड में करता, एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, तो 31 अगस्त से 31 दिसंबर तक चलता। फिर हम 4 + 0 / 2 कर देते। ऐसी नीचे एक एक्सेप्शन, यही वाली एक्सेप्शन लिखी हुई है कि अगर ड्राइंग्स वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा है फॉर लास्ट 6 मंथ्स, आखिरी के 6 महीने करा, तो आखिरी के 6 महीने मतलब जैसे जुलाई से लेकर दिसंबर तक करा, तब क्या होगा? तो वो नीचे एक एग्जाम्पल लेकर समझा रखा है। एक मैंने यहाँ और ले दिया, तो 2 एग्जाम्पल हो गए आपके पास। समझ में आया इतना? लेकिन अगर वो ड्राइंग्स ऐसे ना करे तो फिर उस केस में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल बड़ा सिंपल है, ये सबको बड़ा सिंपल सा लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखी होंगी और अमाउंट दे रखा होगा। जैसे वो कह रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का ईयर है। उसने पहली ड्राइंग करी 1 सितंबर को, फिर करी 31 जनवरी को। यहाँ 5000 निकाले, यहाँ 8000 निकाले। बोल रहे कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी। कैसे करेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मंथ्स लेफ्ट, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, ए × बी कर दो। मंथ्स लेफ्ट, 1 सितंबर के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है साल खत्म होने में? 31 मार्च तक का साल है ना ये, तो ये हो गए 7 मंथ्स। 31 जनवरी के बाद साल खत्म होने में कितने मंथ्स लेफ्ट हैं? 2 महीने। मल्टीप्लाई कर दो, $51,000। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू टोटल ड्राइंग्स नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। सम मतलब एडिशन, किस चीज का? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया, मल्टीप्लाई करा मतलब प्रोडक्ट हो गया। इस प्रोडक्ट का सम, ये कहलाता है सम ऑफ प्रोडक्ट।
तो मंथ्स कितने बचे हुए हैं मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट है। पता है ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, आप इंडिविजुअली ऐसे ही निकालते हैं, उसी से ड्राइव किया हुआ है। आपको कोई कहता है 1 सितंबर को मैंने ड्राइंग करी 5000 की, आप भी यही करते 5000 मल्टीप्लाई बाय 7/12 इंटू रेट। कैसे करते मैं दिखा देता हूँ। जैसे 5000 इंटू 7/12 इंटू रेट प्लस फिर एक बार और करिए 31 जनवरी। आप कहते हैं अच्छा 8000 इंटू 2/12 इंटू R/100। तो उन्होंने सोचा कुछ चीज़ें जो कॉमन है उसको अलग कर लेते हैं। कॉमन क्या रहेगा हमेशा, अपॉन में 12 तो कॉमन ही रहेगा हमेशा, रेट कॉमन ही रहेगा। फर्क किस चीज़ का पड़ेगा, अमाउंट का और मंथ्स का। तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ बोल दिया जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12, ये करके फॉर्मूला बन जाता है। समझ में आया, ये हो गया ड्राइंग्स का। नेक्स्ट है कमीशन टू पार्टनर्स। कमीशन टू पार्टनर सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हमें पार्टनर्स को कमीशन देनी है, अगर हमें पार्टनर्स को कमीशन देनी है तो क्या ध्यान में रखना होगा कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अगर ऐसे लिखा हो, देखो कई लोग तो क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है उनके लिए, वो कहते हैं आफ्टर वर्ड ढूंढते हैं बस। अगर उनको आफ्टर वर्ड मिल गया तो वो R/100 प्लस R लगा ही देते हैं। ऐसा मत करना, आप पहले ये तो पढ़ो आफ्टर किसके लिए बोल रहे हैं। जैसे अगर क्वेश्चन ने कहा कि A इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी तो माइनस हो सकती है ना, तो सैलरी माइनस कर लो इसमें से। वो कहे आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कर लो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कहे आफ्टर चार्जिंग 20 कमीशन, कर सकते हैं माइनस। लेकिन वो कहे आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, उसकी खुद की कमीशन कैसे माइनस कर सकते, वो तो निकाल ही रहे हो आप, तब लगाओगे +5। समझ में आया। अगर वो ये कह दे आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन, तब आपको +R लगाना नीचे, अदरवाइज +R नहीं लगाना, ठीक है। अदरवाइज तो आपको जो माइनस करने के लिए कह रहा है वो आप यहां पर माइनस करते चलोगे। समझ में आई इतनी चीजें आप लोगों को। ये हो गया कमीशन देने का तरीका। तो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, बिफोर में R/100 और आफ्टर में R/100 प्लस R, बट सिर्फ आफ्टर वर्ड पर मत फोकस करना, आफ्टर के साथ आफ्टर चार्जिंग हिज ओन कमीशन भी होना चाहिए। फिर रिजर्व्स देने होते हैं अगर, तो रिजर्व्स में आप वर्ड का ध्यान रखा करो, लेकिन अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि MCQ है। जैसे वो कहता है बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है, आपको कहता है ट्रांसफर 10% ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व्स, तो इसका 10% कर दो टू रिजर्व्स, इसका 10% आ जाएगा, 10% निकाल के। लेकिन अगर वो कहता है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अगर वो कहता है 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उस केस में क्या करोगे, उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था वो आप क्या करोगे, पहले सारी चीज़ें कर लोगे, जो जो चीज़ें हमें पार्टनर से लेनी है देनी है वो सब कर लो। ऑब्वियसली शेयर इन प्रॉफिट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो एकदम आखिरी की चीज़ है, उसके अलावा सब लिख कर रख दो जो पार्टनर से लेना देना है। अब क्या करो, दिस साइड माइनस दिस साइड कर लो, यही तो है डिस्ट्रीब्यूटेबल। मतलब अगर रिजर्व नहीं होता क्वेश्चन में तो बस अब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट ही करते हम, इसलिए इसको कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। उसका 10% कह रहा है ट्रांसफर करने को, तो दिस साइड माइनस दिस साइड करके जो वैल्यू निकल के आई उसका 10% हम रिजर्व्स में डाल देंगे। अब बचा हुआ पैसा फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आया ये अच्छे से। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन वगैरह, और हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली अगर रिजर्व्स को हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल वाले तरीके से पे करना हो तो।
इसके बाद कंसेप्ट रह जाता है, दो कंसेप्ट रह गए, एक तो रह गया पास्ट एडजस्टमेंट्स का और एक रह गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का। बहुत सिंपल है वो भी। अगर आप लोग कहोगे कि पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर भी डिस्कस करना है तो हम गुडविल वाले चैप्टर के साथ, क्योंकि गुडविल के कंसेप्ट बहुत कम है, सिर्फ 4-5 फॉर्मूले ही हैं, वही डिस्कस करने, तो उसके साथ मैं आपको उसके भी कंसेप्ट समझा दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। आप मुझे प्लीज़ बता देना जैसा भी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।